अब आइए ऊर्जा के बारे में बात करते हैं लोटनी गति पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में सिखा रखा है क्या होता है, वही काम यहाँ करने वाला है। ठीक है, तो ऊर्जा लोटनी गति में, ठीक है, तो एनर्जी इन रोलिंग मोशन। देखिए ध्यान से, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग मतलब आपको मैंने बता रखा है क्या होता है। प्योर रोलिंग में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता है। ठीक है, तो अगर ऑन ग्राउंड है, प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड है, तो इधर अगर v है और इधर ओमेगा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, है ना। तो v माइनस ओमेगा आर इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब सुनिए, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होगा, है ना। क्या लिखा मैंने, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये होगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम के स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसे ही जनरलाइज बना रहा हूं ताकि एक आसान हो जाए चीज को याद रखना। ठीक, एम के स्क्वायर और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, तो यहां हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, या 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कोई भी एक चीज याद रख सकते हो। तो ये इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ये होता है। तो यही चीज मैं यूज करने वाला हूं, लेकिन ये कब करोगे, जब प्योर रोलिंग है और ऑन ग्राउंड है, जब v इक्वल्स टू ओमेगा आर है, तभी ये चीज। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए। चलिए, तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्क ले ले या स्फीयर ले ले, स्फीयर ले लेते हैं। तो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ठोस गोला, ठोस गोला है, ये रोल कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, कहां पर, ऑन ग्राउंड, ग्राउंड में हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन of kinetic energy is translational kinetic energy। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना भाग है। ठीक है, तो कितना भाग गतिज ऊर्जा का ट्रांसलेशनल के स्थानांतरण गतिज ऊर्जा है। ठीक है, वो बताना है आपको। मतलब क्या निकालना है पता है आपको, इसमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का वो भाग जो टोटल में, ये निकालना है, ट्रांसलेशन बाय टोटल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहले टोटल कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। बताइए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा,
सॉलिड स्फीयर है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर केवल वो नंबर होता है, तो 2/5 होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर 2/5 प्लस 1, तो 5 2 7 हो जाएगा, है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 7/5, ठीक है। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर को आपको भाग दे देना है इससे, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो चलिए हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन हो गया, और टोटल इतना है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 7/5, ठीक। तो ये दोनों कट गया, तो आंसर हो गया 5/7। तो 5/7 अगर परसेंटेज पूछा जाता तो इंटू 100 कर देते, ठीक है। तो ये हो गया इसका वो भाग गतिज ऊर्जा का टोटल में से जो गतिज ऊर्जा है, तो 5/7 उसका हिस्सा है। तो अगर मैं रोटेशनल पूछता तो आप क्या बोलते? रोटेशनल क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 5/7 है तो वो 2/7 होगा, क्योंकि 1 में से माइनस कर दो उसको, तो 2/7 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करने का मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो बताता हूँ कैसे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये है, नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ अभी। रोटेशन बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का एक शॉर्टकट है, वो है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ एम आर स्क्वायर। कैसे आप निकाल के देख सकते हो, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं ये कैसे आया। रोटेशन को क्या लिख सकते हो? प्रूफ, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई की वैल्यू क्या लिखोगे? हाफ एम के स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे? वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक। इसको डिवाइड किससे करना है? ट्रांसलेशन से करना है। तो ट्रांसलेशन क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आया, ठीक है। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। अब इसका यहां क्या शॉर्टकट का काम होगा? तो देखिए, अगर आपको शॉर्टकट याद है तो रोटेशन बाय ट्रांसलेशन का आपको, रोटेशन बाय ट्रांसलेशन का आपको रेशियो क्या मिल गया? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा इसका सॉलिड स्फीयर के लिए? 2/5। अब 2/5 रेशियो मिल गया, और आपको चाहिए क्या? ट्रांसलेशन में भाग का है, तो ट्रांसलेशन 5, एक तरह का ये रेशियो आ गया 2:5। तो ट्रांसलेशन के हिस्से में है 5, बाय इन दोनों को जोड़ दो 7, बस ये हो गया ट्रांसलेशन के हिस्से में बाय टोटल। ये हो गया 5/7। देख रहे हो कितना शॉर्टकट है। तो इसको कैसे याद रखोगे? रोटेशन और ट्रांसलेशन का रेशियो वही होता है जो एम आर स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, ठीक है। तो आप कोई भी हिस्सा निकाल सकते हैं। ट्रांसलेशन का हिस्सा क्या होगा? तो ट्रांसलेशन का हिस्सा हो गया 5, कितने में से? दोनों को जोड़ दो, 2 + 5 7, बस हो गया। रोटेशन पूछा जाए तो रोटेशन के हिस्से में 2 आ रहा है, कितने में से? दोनों को जोड़ दो, तो 2/7, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्टकट। अब इसका देखा यूज कहाँ मैं दिखाऊंगा आपको। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल बिल्कुल आसान हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको।
तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा एक डाउट जो रहता है दिमाग में उसको दूर कर देता हूँ। वो ये है कि वो अगर अभी मैं इस टॉपिक में क्या सिखा रहा हूँ, ऊर्जा के बारे में, तो एक था काइनेटिक एनर्जी और दूसरा जो मैं ले रहा हूँ वो है वर्क, कार्य। किसके द्वारा कार्य? तो फ्रिक्शन द्वारा तक कार्य। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है। मैंने आपको इस टाइप का सवाल करवाया था कि यहाँ अगर F फोर्सेस को खींच रहे हैं तो मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स इसमें आगे लग रहा है ऐसे, तो F का मान भी निकल के आता है ना। तो मैं अब इसका कार्य निकालना चाहता हूँ। इसके द्वारा त्वरण तो हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वगैरह तो हमने सीख लिया, पर इसके द्वारा कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा, ये निकालते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो सिर्फ इसके कारण बोल रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, ग्राउंड में हो रहा है ना, इस फर्श में हो रहा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो आपको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा ये ज्ञात करना आपको। ठीक है, फ्रिक्शन घर्षण द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये आपको ज्ञात करना है। यदि किसी ग्राउंड में वो रोल कर रहा है बिना स्लिप हुए, बिना फिसले, इसका मतलब क्या आपको दिया गया है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, इसका मतलब क्या दिया गया है? इसका मतलब दिया गया है कि हमेशा v बराबर ओमेगा आर होने वाला है। ठीक है, या a बराबर अल्फा आर होने वाला है, a बराबर अल्फा आर होने वाला है। तो मैं यह तीसरा चीज भी कर सकता हूं, क्या कि s बराबर आर थीटा या थीटा आर, ये भी बोल सकते हैं। जो s होगा वो आर थीटा के बराबर होगा, जितना थीटा वो घूमेगा उसको आर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो वो s के बराबर आ जाता है, ये भी तो बोल सकते हैं। सही बात है। ठीक है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन में इसमें ओमेगा भी आ रहा है और वी भी आ रहा है। मैं कार्य निकालने कैसे सिखाया था? जब घूम भी रहा है और चल भी रहा है तो उसमें कार्य कैसे निकालते हैं? किसी भी बल द्वारा कार्य, एक तो होता है F डॉट ds का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया ट्रांसलेशनल वर्क। साथ ही साथ रोटेशनल वर्क के लिए मैंने क्या सिखाया था? टाउ डॉट डी थीटा, ये होगा इसका। तो टोटल वर्क ऐसे निकालते हैं, उसी फोर्स द्वारा टॉर्क। यही काम मैं करने वाला हूं, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं? घर्षण के लिए कर रहा हूं, फ्रिक्शन के लिए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वर्क के लिए आप लिखेंगे फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब फ्रिक्शन आगे है और इसका विस्थापन भी आगे ही होगा, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन F ds cos 0, सही है, cos 0 डिग्री, प्लस अब टॉर्क, F द्वारा टॉर्क किधर आएगा? F द्वारा टॉर्क ऐसे आएगा इस दिशा में, पर इसकी विस्थापन विपरीत दिशा में हो रही है, तो इसके मध्य कोण कितना आएगा? 180 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन द्वारा टॉर्क, तो Fr हो गया, ठीक है, डॉट डी थीटा, ये टॉर्क है,
तो इसके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो आप लिखेंगे एफ आर डी थीटा कॉस 180 डिग्री। समझ आ रहा है? मैं ये लिख रहा हूँ, टॉर्क लिख रहा हूँ, है ना, बल आघूर्ण लिख रहा हूँ, इस बल का आघूर्ण किसके सापेक्ष, तो केंद्र के सापेक्ष। ठीक है, अब सुनिए, अगर ये बात सत्य है तो बहुत ही छोटा सा विस्थापन बहुत ही छोटे से कोण को उसके रेडियस, उसके त्रिज्या से गुणा कर दें तो उसके बराबर होगा। तो आर डी थीटा जो है वो ds के बराबर होगा, और cos 180 डिग्री में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एफ डी एस माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एस। अरे ये दोनों तो बराबर हो गया, है ना। आर डी थीटा डी एस हो गया, cos 180 डिग्री -1 हो गया, इसका मतलब 0 वर्ग हो गया। तो अब आपको परेशान नहीं होना है। अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो फ्रिक्शन होते हुए भी आप पूरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का कार्य 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैकेनिकल एनर्जी जो अपन कंजर्व करते थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो क्या लिखते थे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, ठीक, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक, ये लिखते थे। तो अगर इसका कार्य 0 होता था तो आप कह सकते थे u फाइनल प्लस k फाइनल इक्वल्स टू u इनिशियल प्लस k इनिशियल, ये अपन लिखा करते थे। लेकिन तब जब फ्रिक्शन नहीं होता था, यहाँ फ्रिक्शन होते हुए भी आप लिख सकते। मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, क्यों, क्योंकि इसका वर्क ही 0 हो गया, फ्रिक्शन का वर्क डन 0 हो गया। और ये कब 0 होगा, जब स्लीपिंग नहीं होना चाहिए और ऑन ग्राउंड होना चाहिए रोलिंग। ठीक है, तभी आप इसको कंजर्व कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है तो फ्रिक्शन कैसा होता है, ये स्टैटिक इन नेचर होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का तो वर्क डन 0 ही होता है। मैंने आपको प्रूव करके बता रखा है उस वाले चैप्टर में, वर्क एनर्जी वाले, है ना, कार्य शक्ति ऊर्जा में। अगर आप भूल गए हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं, मेरे लेक्चर्स पुराने देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने ये सिद्ध किया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कार्य 0 होता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये बात मैं बताने के लिए ही इस पॉइंट को लिया। ठीक है, तो इसका जो कार्य है वो 0 होगा, किसका, फ्रिक्शन का। तो अगर मैं इसी सवाल में पूछ दूं आपसे कि बताइए t समय के बाद कितना कार्य इसने किया, ये सवाल है। ठीक है, तो t समय के बाद कार्य f द्वारा कार्य कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर में आप F4 से इसको खींच रहे हैं m मास से, तो बताइए t समय में इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ ये दिया गया है कि ये रफ है, अगर ये रफ नहीं होगा तो इतना फोर्स नहीं है कि इसको रोल करा सके। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, सबसे पहले तो आपको पता करना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, ये सवाल में दिया है, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो वस्तु है ये इस सतह पर इतनी वेलोसिटी देगा कि उसकी वैल्यू ओमेगा आर के बराबर होगी, और फ्रिक्शन जो होगी वो स्टैटिक इन नेचर होगी, स्लिप नहीं कर रहा हो। ठीक है, ये सवाल है। आइए, तो इसको कैसे करें। सबसे पहले तो a निकालेंगे, a, तो उसके लिए आप यहाँ पे f लिख लेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि इधर फ्रिक्शन लगेगा, ये तो अपन लेट करते हैं, है ना, इसको मान लेते हैं, और मानने के बाद ये पॉजिटिव आ जाता है, ये हमने कर रखा है पहले। ठीक, इधर इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी a
और ऐसा ही अल्फा हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो यहाँ पर स्लिपिंग हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो एक इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, एफ प्लस एफ इक्वल्स टू एम ए, और दूसरी इक्वेशन क्या लिखते हैं, केंद्र के सापेक्ष इसका पलाघूर्ण, तो एफ इंटू आर माइनस एफ इंटू आर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या होगा, ए बाय आर। तो यहीं से मैं एक लाइन में मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से आर 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 कैंसिल हो गया, तो इसको आप जोड़ दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2f हो गया, तो 2f इक्वल्स टू 3 बाई 2ma, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या आया, 2 to 4, 4f बाई 3, 4f बाई 3m, 4f बाई 3m। अब एक्सेलरेशन आने के बाद आपको t समय में आपको क्या क्या ज्ञात करना है, तो ये कांस्टेंट है, देखिए, तो आराम से आप लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ए टी लिख दीजिए, तो 4 बाई 3f बाई एम इंटू टी, और s क्या लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ 4f बाई 3m इंटू टी स्क्वायर। तो मैंने ये निकाल के रख लिया है, निकालना क्या है मुझे, f द्वारा किया गया कार्य। तो क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो इस फ्रिक्शन का कार्य नहीं आने वाला, तो मैं आराम से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एम जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इसमें बल क्या क्या लग रहा है, एक लग रहा है एम जी, एक लग रहा है नॉर्मल, एक लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है, एक लग रहा है एक्स्ट्रा फ्रिक्शन इधर नहीं है, आगे की ओर है, ठीक है, ये लग रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा कार्य 0 है, इसके द्वारा भी कार्य 0 है, इसके द्वारा कार्य 0 है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर तो जा नहीं रहा ना, पूरे टाइम विस्थापन तो इस दिशा में है, तो नॉर्मल का कार्य mg का कार्य 0 हो गया। फ्रिक्शन का कार्य 0 क्यों हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन आगे है और विस्थापन भी आगे है, तो ऐसा आप गलती कर सकते हैं कि उसके द्वारा कार्य आ रहा है। तो वही गलती सुधारने के लिए मैंने प्रूव कर दिया कि अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो हमेशा फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, फ्रिक्शन का कोई भी वर्क नहीं होता अगर रोलिंग ऑन ग्राउंड है और विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। चलिए, तो अब आप आराम से लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वही इसका आंसर है। पर अब आपको ध्यान रखना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा, इसका मतलब आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। ये फाइनल और इनिशियल क्या होगा, 0, ये फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इनिशियल, ठीक है। तो F द्वारा कार्य रोटेशन में क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया। तो वैसे आप ओमेगा को v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिखने वाले हैं, है ना, v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिखने वाले हैं, तो रिप्लेस करेंगे ओमेगा को v बाय आर हो जाएगा। तो उतना करने के बजाय आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट लिख सकते थे आप। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया हाफ
+1, क्योंकि ये डिस्क है, डायरेक्ट कर सकते थे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब आपको v को यहां से रिप्लेस कर देना है, तो क्या लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर करोगे तो ये 16/9 f स्क्वायर बाय m स्क्वायर t स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 से कट गया, m और m भी कट गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ रहा है, 4/9, 3 1 जा 3 जा, तो ये आ जाएगा 4/3 f स्क्वायर t स्क्वायर बाई m। ये हो गया f द्वारा कार्य। इसको आप इंटीग्रेशन वाले से भी कर सकते थे कि f डॉट डी एस और टाउ डॉट डी थीटा, तो टॉर्क वाले मेथड से जो लाओगे आंसर और इससे जो लाओगे वो सेम ही आंसर आएगा। कैसे, ये कांस्टेंट फोर्स है तो इसका वर्क क्या हो जाएगा, F डॉट एस। ठीक है, अच्छा, और टॉर्क भी कांस्टेंट रहेगा, पूरे टाइम कांस्टेंट टॉर्क रहेगा, तो टॉर्क इंटू डी थीटा, और इसके और थीटा भी इधर ही है इसका टॉर्क, तो इसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो यही हो गया इसका आंसर। तो एफ एस ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और टॉर्क क्या लिखोगे, एफ आर थीटा, यही होगा ना, एफ आर थीटा। तो ये आर थीटा किसके बराबर है, एस के बराबर है, तो इसका क्या हो गया 2 एफ एस। एस की वैल्यू अब यहां से लिखिए, तो 2s की वैल्यू क्या हो गई, 4/3 एफ टी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ इंटू ये 2 को भेज दो इधर, ये 2s हो जाएगा ना, तो 4/3 हो गया, f/m हो गया, और यहाँ पे t स्क्वायर हो गया, इसको यहाँ रख दो, तो 4/3 f/m इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया, तो देखो वही आंसर आ गया, 4/3 f स्क्वायर बाई m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों से यहाँ पे किया जा सकता है, जो आपको ठीक लगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यही फॉलो करो, क्योंकि आपको एनर्जी कंजर्वेशन आसान पड़ता है। ये कहीं पर आप मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ कांस्टेंट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हर बार कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, बस इसका ध्यान रखना कि फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है, तो आप आराम से कंजर्व कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो फिर तो आप पूरी मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए, अब मैं वो कॉम्प्लिकेटेड सवाल की बात जो कर रहा था, जिसमें आपको रेशियो जो पता हो टोटल काइनेटिक एनर्जी का, तो काम कैसे आसान पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सवाल क्या है कि ये एक ऐसी सतह है जिसमें इतने हिस्से में रफ है, ये घर्षण है। ठीक है, और इसको h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, और इसका नाम क्या दे दें, चलिए डिस्क दे देते हैं, ये डिस्क है। ठीक है, m r का। ठीक, ये रफ है, ये रफ है, और इधर स्मूथ है ना, स्मूथ है। तो आपको बताना है, जब इसमें दिया गया है कि ये यहाँ पे रोल करता है, ये रोल करता है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता है, तो आपको बताना है जब ये इधर जाएगा तो ये कितना मैक्सिमम हाइट जा सकता है, यहाँ से कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगा, h डैश कितना होगा, क्या वो h होगा, क्या वो h से ज़्यादा होगा, h से कम होगा, क्या होगा। 3 ऑप्शन है ना, सेम h, ग्रेटर देन h, लेस देन h। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये होता है कि क्योंकि इधर स्मूथ है तो हमें लगता है ये h से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। या एक और मिस्टेक होता है कि नहीं सर, सेम ही हाइट होगी इधर भी और इधर भी।
तो दोनों ही आंसर गलत है, ठीक है, कम होगा, h से कम होगा। अब समझते हैं कैसे। इसको करने के लिए आप देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटा सा कंसेप्ट लगाओ और कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहो तो बिल्कुल एक लाइन में हो जाएगा। देखो कैसे, समझते हैं बात को। अगर यहाँ रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा है ऐसे, तो ऐसे घूमते 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 जब ये यहाँ आता है इस जगह पर, इस जगह पे आता है, उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और लीनियर वेलोसिटी भी होगी। सही है। अच्छा, अब जब ये ऊपर जाता है, ऊपर, जब ये ऊपर जाता है ऐसे, उस समय पूरे टाइम ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी वो mg फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होगा, ठीक है ना, कोई टॉर्क नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पे स्मूथ है तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन ओमेगा देता है और वो इस तरह से देता है ताकि v इक्वल्स टू ओमेगा आर बरकरार रहे। पर यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं है जो टॉर्क दे सके। इसका मतलब इसकी ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा। ओमेगा जो यहाँ है पूरे टाइम यहाँ भी ओमेगा वही रहने वाला है, यहाँ भी वही रहने वाला है, और यहाँ पर भी ओमेगा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस जगह पे, मैक्सिमम हाइट पे। तो मतलब वो रुक जाएगा लेकिन वो घूमता रहेगा, रुक जाएगा लेकिन घूमता रहेगा। मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक, तो करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ क्या हो रहा है। क्योंकि इधर mg का टॉर्क नहीं आ रहा है इसलिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। कहां पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर। तो यहीं से मेरा काम शुरू होगा। सोचिए कि यहां आते आते इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आई लिखते हैं, टोटल वो कितना होगा mgh, क्योंकि इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी यहां आकर टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यहां पर। अब यहां का हाइट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। रोटेशनल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब आप बोल सकते हो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही mgh डैश देने वाला है। ऐसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैंने क्या लिखा, u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। u इनिशियल मैंने यहाँ 0 ले लिया इस जगह पे, u फाइनल मैंने ले लिया mgh डैश, k फाइनल में आप लिखोगे हाफ i ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m v फाइनल का स्क्वायर। तो v फाइनल यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में आप क्या लिखेंगे, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका वही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो यही चीज मैंने लिखा है, देखो ये सभी 0 हो गए तो मैंने ये लिख दिया बस। अब इसको करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है कि यहाँ पे टोटल आपको पता है इतना है, तो बताइए ट्रांसलेशनल कितना भाग होगा। तो याद है मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इज इक्वल्स टू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो डिस्क है तो 1/2 होगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, 2 ऑफ टोटल 2/3। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 2/3 ऑफ टोटल। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल, ठीक है। तो टोटल की कितना है भाई साहब, mgh। तो 2/3 mgh, ठीक है। यही वाली वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, h डैश निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे, 2/3 mgh इक्वल्स टू mgh डैश, mg कैंसल। तो आंसर इज 2/3 ऑफ हाइट। देखो कितना आसान सवाल हो गया।
ठीक है, तो अगर आप ट्रांसलेशनल का भाग निकाल लेते हैं वही उसको पोटेंशियल एनर्जी देगा, तो आप हाइट भी निकाल लेंगे, इतना आएगा। ठीक, एक और सवाल करके देखते हैं। इस बार मैं इसको उल्टा ना करके ऐसे सीधा रखूंगा और फिर पूछूंगा कि बताइए हाइट क्या आएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप का करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि यहाँ से एक रोलिंग करता हुआ एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला, एक ठोस गोला है जो यहाँ पर रोलिंग करता हुआ जाता है और इधर आकर ये मैक्सिमम हाइट पहुंचता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट दो केस में पहुंचता है। पहले केस में क्या हो रहा है, यहां पर इस वाले क्षेत्र में कोई भी घर्षण नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है। उस समय जो एच मैक्स आता है वो एच मैक्स आता है h1। ठीक है, यहां से कितना आता है, h1 आता है। ठीक है, और दूसरे में फ्रिक्शन है, ठीक है ना, फ्रिक्शन है, तब जो एच मैक्स निकल के आता है वो आता है h2। ठीक है, वो आता है h2। तो ये है सॉलिड स्फीयर ऐसे। तो आपको बताना है कि h1 और h2 का क्या रिलेशन है, या h1 बाय h2 क्या होगा, फाइंड h1 बाय h2, ये बताना है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब आपको ये इसमें बताना है कि एक में फ्रिक्शन है, एक में फ्रिक्शन नहीं है, तो बताइए क्या रेशियो होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि जिसमें फ्रिक्शन नहीं है उसमें क्या होगा, उसमें ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगी। मतलब केस 1 की बात करें h1 में, तो h1 में ओमेगा रहेगा, वही वाला ओमेगा रहेगा जो यहाँ वाला ओमेगा है। यहाँ पे ओमेगा घूमता रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि mg का टॉर्क तो ओमेगा चेंज कर ही नहीं पाएगा, mg का टॉर्क ओमेगा चेंज नहीं कर पाएगा, पर फ्रिक्शन का टॉर्क ओमेगा चेंज करेगा। तो जब फ्रिक्शन है तब ओमेगा भी चेंज हो जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे दोनों 0 हो जाएंगे, ओमेगा भी 0 हो जाएगा और v भी 0 हो जाएगा, तब उस समय हाइट कुछ और आएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं केस 1। केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में फ्रिक्शन 0 है, म्यू 0 है। ठीक है, म्यू 0 होने से क्या हुआ कि mg का जो टॉर्क है, mg का टॉर्क ओमेगा चेंज, ओमेगा में कोई चेंज नहीं लाता, ओमेगा में कोई बदलाव नहीं लाएगा या नहीं लाता। ठीक, उससे क्या हुआ, अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होता भी फिर भी उसका कार्य नहीं होता, तो आप एनर्जी टोटल कंजर्व कर सकते हैं। फ्रिक्शन होने के बावजूद भी एनर्जी कंजर्व किया जा सकता है। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहीं पर रेफरेंस ले रहे हो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये बिल्कुल ना के बराबर है, पॉइंट मास जैसा ही है। तो ये वाला हाइट जो आप ले रहे हो वो रेफरेंस ही लिया जा रहा है। तो ये मत समझना कि यहाँ रेफरेंस ले रहे हैं तो आर जोड़ना पड़ेगा, सही सोच रहे हो, आर जोड़ना पड़ता अगर ये हाइट और ये कंपेरेबल होता तो। ठीक है, तो ऐसी बात है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हाइट जो ऊपर बढ़ रहा है वो वहीं से हाइट h1 लिया गया है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दोनों होगी, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होगी। तो हाफ mv² प्लस हाफ आई क्या होगा, सॉलिड है, सॉलिड, तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू होगी v² बाई v0² बाई r² इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg h1 प्लस, अब इसमें ओमेगा में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 2/5 mr² इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो ये वाला टर्म
और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि ओमेगा में कोई बदलाव नहीं है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से ही आपको हाइट मिलेगी। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्या, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर एम जी एच वन, एम से एम कैंसिल, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, ये आ गया h1। ये कब आएगा, जब फ्रिक्शन 0 होगा, कोई घर्षण नहीं होगी, तब ये हाइट आ गई। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगी तो केस 2 में जो हाइट निकल के आएगा, केस 2 वाला हाइट जो h2 है, उसमें ओमेगा में भी चेंज आएगा और ओमेगा भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, इसका जो फाइनल वेलोसिटी वो भी 0 हो जाएगी। तो जब दोनों 0 होगी तो केवल केवल यहाँ पे mgh2 रहेगा और टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप सिंपल एक लाइन से भी शुरू कर सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो केवल केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी देता है। अगर फ्रिक्शन है तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वो भी 0 हो रहा है। ठीक, तो चलिए पार्ट 2 करके दिखाइए, इसको कॉपी कीजिए। तो आइए केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है, म्यू जो है वो 0 नहीं है, तब फ्रिक्शन का टॉर्क जो है, फ्रिक्शन का टॉर्क ओमेगा में बदलाव लाएगा। ठीक है, तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी केवल mgh2 रहेगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी और ये भी। ठीक, अच्छा, तो यहां से m, अब ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, इसको आप मत काटिए। ठीक है, ये बन गया v स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया यहाँ से m और m को काट दीजिए, तो क्या आएगा, v नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस इन दोनों को काट दीजिए प्लस v नॉट स्क्वायर बाई 5, तो 7 बाई 10 v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू gh2 बाई g इंटू h2, ये आ गया। ठीक, अब तो रेशियो आप निकाल सकते हैं, इसका अनुपात क्या होगा, h1 बाई h2, तो h1 बाई h2, तो h1 कितना आया था, v नॉट स्क्वायर बाई 2g, और h2 कितना आया था, 7 बाई 10 v नॉट स्क्वायर बाई g, तो v नॉट कैंसिल, g और g कैंसिल, 2 और 10 कैंसिल, 5 बाई 7। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे इसको किया जाता है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा रहे हैं, किधर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, कब ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी होगी, कब दोनों 0 होंगे, कब एक 0 होगा, तभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप सही तरीके से लगाएंगे और आंसर सही आएगा। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस रोलिंग में ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो सकता है आपसे। जैसे इसकी वेलोसिटी 2v दी गई है और इसकी वेलोसिटी v दी गई है। ठीक है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, ये डिस्क है, मास है, रेडियस r, मास m, रेडियस r। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, नो स्लिपिंग, किसी प्रकार का कोई फिसलन नहीं है, फिसल नहीं रहा है। ठीक है, नो स्लिपिंग, और ये दोनों ऐसे चल रहे हैं। आपसे सवाल पूछा गया है कि इसकी गतिज ऊर्जा बताइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क बताइए, ये सवाल है, क्या होगा ये सवाल है। ठीक है ना, इस डिस्क की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आप कभी कभी ये जल्दबाजी में देखकर मिस्टेक कर सकते हैं कि आप सोच लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ m v स्क्वायर होगी और v की वैल्यू कितनी है, 2v, तो हाफ m 2v स्क्वायर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें रोलिंग भी हो रहा है, इसमें तो लिखा नहीं है, लिखा है ना स्लीपिंग नहीं हो रही है। तो अगर ये आगे ऐसे केवल सीधा सीधा चलता जाए तो स्लीपिंग हो जाती, क्योंकि ऊपर 2v है नीचे v है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऊपर की स्पीड ज़्यादा नीचे की स्पीड कम और स्लीपिंग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब स्लीपिंग अगर नहीं हो रहा है वो तभी पॉसिबल है जब ये घूम भी रहा होगा, ये रोलिंग कर रहा है। तो इसमें एक ओमेगा है जो नहीं दिया गया है सवाल में, लेकिन
आपको ये समझ होगी कि इसकी ओमेगा भी होगी। तो ये ओमेगा कितनी है पहले। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विज़िट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। ये पता करना पड़ेगा। तो स्लीपिंग नहीं होने के लिए यहाँ और यहाँ की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले ओमेगा निकाल लेते हैं, आइए। तो इधर की वेलोसिटी हो गई 2v, और ये इधर घूम रहा होगा तो इधर की वेलोसिटी हो गई ओमेगा आर, और नीचे की वेलोसिटी कितनी है 2v, यहाँ की वेलोसिटी है 2v, ठीक। तो इसको लिखोगे 2v, सॉरी v है, इसकी वेलोसिटी v है, प्लैंक की वेलोसिटी v है, तो इसको लिखोगे 2v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू v। तो यहाँ से v की वैल्यू आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर चला गया, 2v माइनस v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो v बाई आर इक्वल्स टू ओमेगा, ये आ गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में आपको एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखना पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा जब आप लिखेंगे, गतिज ऊर्जा में आप लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम 2v का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ मैं वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाला काम नहीं कर सकता हूँ। यहाँ अगर आप सोचो कि क्या मैं ये लिख दूँ हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, ये नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर रोल नहीं कर रहा है, ये प्लैंक के ऊपर रोल कर रहा है। तो यही सब चीज़ समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो आई की वैल्यू क्या लिखोगे, डिस्क है तो 1/2 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया हाफ एम 4v स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, तो 4 प्लस हाफ, तो 4 टू जा 8 प्लस 1 9, तो 9/4 एम वी स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। ना कि 4 यहाँ पे आ जाएगा 4/2, 2 एम वी स्क्वायर नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना होता है। तो बस एनर्जी में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं कि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में कोलिजन के कैसे होंगे, ठीक है। जहाँ पे दोनों ही हो रहा होगा, घूम भी रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, वहाँ कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें देखेंगे, और एंगुलर इम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अभी तक हम लोग प्योर रोलिंग कर रहे थे, मतलब शुद्ध लौटनी गति हो रही थी। अब अशुद्ध होने वाला है, इम्प्योर रोलिंग होने वाला है। इम्प्योर इसलिए क्योंकि प्योर और इम्प्योर में यहाँ अंतर है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो स्लिप ना करे तो प्योर रोलिंग होगी, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिपिंग में होगी तो इम्प्योर रोलिंग होगी, बस इतनी सी बात है, ठीक। तो अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर वो स्लिप करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। डिस्क लिया, मास m, रेडियस r है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल ओमेगा नॉट जो है वो v नॉट बाई r है, बाई 2r है, v नॉट बाई 2r है, ठीक है। और ये खुद इधर से v नॉट वेग से जा रहा है, v नॉट से जा रहा है, ठीक है, ऐसा। तो ओमेगा नॉट इज v नॉट बाई 2r। अब बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो रही है या नहीं, है ना। जीरो वेलोसिटी अगर होती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं करता, ठीक है, स्लिप नहीं करता।
तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी वो देखते हैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए इस पॉइंट की वेलोसिटी एक तो v नॉट होगी आगे की ओर, v नॉट होगी आगे की ओर, और इधर क्या होगा ओमेगा नॉट r होगा। तो ओमेगा नॉट r की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट r की वैल्यू है v नॉट बाई 2 है। तो फिर तो ये जीरो नहीं हुआ, इधर v नॉट है और इधर v नॉट बाई 2 है, तो जीरो नहीं हुआ। तो क्या हुआ, नेट इसकी वेलोसिटी आगे की ओर है, कितनी है v नॉट बाई 2 है, v नॉट बाई 2 है, ठीक है। अच्छा अब इसकी वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, मतलब ये तो हमने निकाल लिया v नॉट बाई 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये फॉरवर्ड स्लिपिंग है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग है, ठीक। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होने का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन अब जो यहाँ आएगा, ये घर्षण यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, ठीक है, म्यू है, घर्षण गुणांक म्यू है। तो ये फ्रिक्शन किधर लगेगा ये बताओ। तो फ्रिक्शन लगेगा आगे की ओर स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन हमेशा स्लिपिंग को रोकता है। या इसकी नेट रिलेटिव वेलोसिटी आगे है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगी, तो फ्रिक्शन यहां पे लगने लगेगा। तो आपको यह बताना है कि बाद में जब रोलिंग स्टार्ट होगी क्या, सोचते हैं, चलो आ जाओ, पहले मैं उस पर ही डिस्कशन कर लेता हूं। तो यहां पर डिस्क है, ठीक, फ्रिक्शन किधर लगेगा, मैंने कहा फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। अब बताओ ये कौन सी फ्रिक्शन होगी, कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्लिपिंग हो रही है पूरी तरह से और स्लिपिंग को वो रोक रहा है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्योंकि ये v नॉट से जा रहा है और ये ग्राउंड जीरो वेलोसिटी से, तो आगे की ओर स्लिप कर रहा है। तो ऐसे फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, ऐसे में जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक लगता है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू ही दिया हुआ है तो म्यू इंटू एन होगी, ठीक है। अच्छा ऊपर की ओर नॉर्मल है और नीचे की ओर mg है, कैपिटल M दिया मैंने तो कैपिटल mg लिख दीजिए। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, सोचिए ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये फ्रिक्शन इसके वेग को कम करेगा, इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, लेकिन साथ ही साथ इस फ्रिक्शन का टॉर्क अगर आप दें सेंटर के सापेक्ष, केंद्र के सापेक्ष इसका टॉर्क लें, बल आघूर्ण लें, तो टॉर्क की दिशा इधर है जिधर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की दिशा है। इसका मतलब अल्फा की दिशा इधर होगी, अल्फा की दिशा ऐसे आएगी क्योंकि इसकी टॉर्क आने वाली है, तो अल्फा इधर आएगी। तो अल्फा क्या करेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा और फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन इधर होगा, मतलब रिटार्डेशन होगी, मतलब रिटार्डेशन होगी। तो इस दिशा में एक्सेलरेशन आ रहा है a, तो ये एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, इसके वेलोसिटी को कम करेगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा। समझ रहे हो बात को। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी के कारण जो वेलोसिटी है वो कम है और लीनियर यानी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। देखो कैसे, ये v नॉट है, ये v नॉट बाई 2 है, तो ये क्या कर रहा है, v नॉट की वैल्यू ज़्यादा है और v नॉट बाई 2 की वैल्यू कम है, तो v नॉट की वैल्यू कम कर रहा है और ओमेगा की वैल्यू बढ़ाने पर v नॉट बाई 2 की वैल्यू भी बढ़ा रहा है। तो एक समय में क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे समय में क्या होगा, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना है टाइम, बताइए कितने टाइम में रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ आया फ्रिक्शन का काम क्या है, कि इसकी जो ओमेगा कम पड़ रही थी वो बढ़ा रहा है क्योंकि वो टॉर्क दे रहा है, टॉर्क के कारण अल्फा आ रहा है, अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में है तो उसकी ओमेगा बढ़ रही है, और इसी फ्रिक्शन के कारण रिटार्डेशन हो रही है, मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एक समय में क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप करना बंद हो जाएगा और रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बताना है फाइंड टाइम व्हेन रोलिंग स्टार्ट, फाइंड टाइम व्हेन रोलिंग स्टार्ट्स।
फाइंड टाइम t। ठीक है ना, टाइम बताइए जब रोलिंग स्टार्ट होगा, बताइए क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं यहां रोलिंग स्टार्ट हो गई, यहां रोलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो जब रोलिंग स्टार्ट होगी उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा। ठीक है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा डैश। लेकिन एक बात मुझे पता है कि जब रोलिंग स्टार्ट होगा ना तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको टाइम बताना है कितने टाइम में ये चीज होने वाला है, क्योंकि जब रोलिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे रोलिंग स्टार्ट हो चुका है तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, रोलिंग स्टार्ट्स। ठीक, आइए तो लीनियर और ट्रांसलेशन दोनों ही इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, लीनियर वाला। तो लीनियर वाला इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, F इक्वल्स टू एम ए सेंटर ऑफ मास। तो F किधर है, केवल यही है, क्योंकि इनके कारण तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो केवल ये फ्रिक्शन है जो एक्सेलरेशन दे रहा है। तो आप लिखोगे फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन इक्वल्स टू एम ए, एन इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी। ए और ए कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल्स टू क्या आया, ए इक्वल्स टू म्यू जी आ गया। ठीक है, अब इसी का टॉर्क लोगे, इसका टॉर्क सेंटर के अबाउट लोगे, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। तो एफ क्या होगा, म्यू एन, और एन क्या होगा, एम जी। तो म्यू एम जी इंटू आर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से एम आर कैंसिल हो गया, एम आर कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 म्यू जी बाई आर इक्वल्स टू अल्फा, ये आ गया। तो अल्फा भी निकाल लिया आपने, और ये रोटेशनल इक्वेशन है, रोटेशनल, ये लीनियर, ये रोटेशनल, या एंगुलर बोल सकते हो, एंगुलर। मैंने क्या लिखा, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, आई सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में टॉर्क ले रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं किसी टी टाइम पे रोलिंग स्टार्ट हो रहा है, लेट रोलिंग स्टार्ट्स आफ्टर टी टाइम। ठीक है, माना कि लोटनी गति शुरू हो रहा है टी समय के बाद, ये हिंदी में लिख लोगे, तो रोलिंग स्टार्ट हो रहा है टी समय के बाद। ठीक है, तो उस समय आप क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू u माइनस ए टी, क्योंकि देखिए a इधर है, v इधर है, तो ये रिटार्डेशन होगा, माइनस होगा, यही लिख सकते हैं ना, v इक्वल्स टू u माइनस ए टी। तो v डैश तो v डैश ही है, ये v नॉट ही है, और a की वैल्यू क्या है, ए म्यू जी है। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे, रोटेशन में लिखोगे, तो रोटेशन में ओमेगा और है, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। अब ये अल्फा टी में प्लस लिखेंगे कि माइनस, ये बताओ, प्लस लिखेंगे या माइनस। तो मैंने आपको क्या बताया कि अल्फा जो है वो ओमेगा के ही डायरेक्शन में है, तो ये एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डैश बाई आर, तो यहाँ पे वैल्यू भी लिख दो, तो वी डैश बाई आर, और ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ से लिखो, वी नॉट बाई 2 आर।
और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से लिखो 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो देखिए डिनोमिनेटर से आप काट देंगे, आर 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 कैंसिल हो गया, तो वी डैश इक्वल्स टू वी नॉट बाई टू इंटू 2 म्यू जी टी। तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया, बोर्ड थोड़ा क्लीन कर दिया है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो, पीछे रिवाइंड कर लेना अगर आपका छूट गया तो। मैंने इधर सब कुछ क्लीन कर दिया। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या किया, दो इक्वेशन जो बनकर आया उसी को मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वी डैश की वैल्यू यहाँ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, या इस वी डैश की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, कोई भी एक काम करते हैं, ये वी डैश की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो इसको यहाँ डालने पे क्या आएगा, देखो वी नॉट बाई टू, ये वाला वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, वी नॉट बाई टू प्लस 2 म्यू जी टी बराबर वी नॉट माइनस म्यू जी टी। अब इस माइनस को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 3 म्यू जी टी, और ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू, तो ये वी नॉट बाई टू ही आएगा, है ना। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या लिखोगे, t इक्वल्स टू वी नॉट बाई टू, और ये 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इंटू 3 म्यू जी। तो कितना टाइम आया बच्चों, t इक्वल्स टू वी नॉट बाई 6 म्यू जी। ठीक है, तो इतने टाइम में क्या होगा, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ का टाइम आपने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ का टाइम कितना लगेगा ये आपने निकाल लिया, टी टाइम, इतने में रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो आपको समझ आया क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फोर्स F इक्वल्स टू एम ए लिखना पड़ता है, और टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिखनी पड़ती है, एक ट्रांसलेशन की और एक रोटेशन की। ठीक है, तो v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, लेकिन ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, एक डिफरेंट मेथड बताता हूँ जिसमें कुछ इक्वेशन नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो आप तुरंत से यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ वो सेकेंड मेथड क्या है। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। मेथड 2 देखिए क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको। मेथड 2 में देखिए एक बात आप सब पता चल गया है कि फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रही है, एफ के इधर लग रही है, सही है, और नॉर्मल इधर लगता है और एम जी नीचे लगता है, और तो कोई फोर्स इसको लग नहीं रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी बल और नहीं लग रहा है। तो अगर मैं कोई एक ऐसा पॉइंट लूं जो इसके जस्ट नीचे वाला एक पॉइंट है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट, या फिर इस लाइन पर कहीं पर भी ले लूं, ठीक है, तो देखिए ये मैं यहां ले लेता हूं, चलो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट, तो इस पॉइंट पर क्या नेट टॉर्क जीरो है, क्या इस पॉइंट के सापेक्ष नेट टॉर्क जीरो है सभी का, देखते हैं। देखिए इस फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो होगा क्योंकि वो इसी से पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क तो जीरो हो गया, और इस नॉर्मल का टॉर्क और ये mg का टॉर्क इक्वल और ऑपोजिट है, तो नॉर्मल का टॉर्क और mg का टॉर्क एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि इसके सापेक्ष आप देखेंगे r ऐसे है क्रॉस f इधर आ रहा है, और इसके कारण r क्रॉस f इधर आ रहा है, तो नॉर्मल और mg दोनों बराबर हैं, नॉर्मल और mg दोनों इक्वल है, तो इक्वल होने के कारण उनका टॉर्क भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो वो कैंसिल हो गया। इसका मतलब इस A के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है। तो अगर नेट टॉर्क जीरो है तो फिर इस A पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने से मेरे लिए इक्वेशन एक ही में दोनों घुस जाएंगे, फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, ए निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक ही इक्वेशन से आप फाइनल वेलोसिटी आप निकाल पाएंगे रोलिंग के समय। ठीक है, क्योंकि देखो पूरे टाइम इस पॉइंट के अबाउट जब आप यहाँ पहुँचेंगे इस जगह पे, उसमें भी फ्रिक्शन जो है वो ऐसे ही जाएगा, नॉर्मल और mg का टॉर्क एक दूसरे को कैंसल आउट ही करेगा पूरे टाइम, तो इसीलिए आप आराम से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इस A पॉइंट के अबाउट, या आप नियर पॉइंट भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो ये mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन तीनों इस यहीं से पास हो रहे हैं इस जगह से,
मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, इसके जस्ट नीचे रह रहा हूँ, यहाँ पर। तो यहाँ तो चलो टॉर्क जीरो हो गया, लेकिन इस समय भी टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल और mg का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है और फ्रिक्शन का टॉर्क यहाँ से फ्रिक्शन पास हो रहा होगा। तो अभी फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, जब रोलिंग स्टार्ट होगी तब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, या क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। ऑल्दो यहाँ पे रफ सरफेस है पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, अब सुनिए, क्योंकि आप एंगुलर मोमेंटम यहाँ लिखोगे नेट टॉर्क अबाउट ए इज जीरो, सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, सो एल इज कंजर्व, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अबाउट ए के सापेक्ष आप कोणीय संवेग संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, ए के अबाउट। तो चलिए अब इसमें एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट फाइनल, यही लिखेंगे आप, ठीक। तो ए के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो जब आप देखेंगे ध्यान से तो इस ऑब्जेक्ट में एक ट्रांसलेशन मोशन भी है और एक रोटेशन मोशन भी है, यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन है ना। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस पी करते हैं और आई ओमेगा लिखते हैं। तो आर क्रॉस पी लिखने का एक और शॉर्टकट मेथड था, आर परपेंडिकुलर है ना इंटू पी क्या होगा mv प्लस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, यही लिखेंगे। तो ओमेगा इसमें इनिशियल लोगे, इसकी वेलोसिटी इनिशियल लोगे, और यहाँ पे क्या लोगे, आर परपेंडिकुलर एम वी फाइनल लोगे और आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा फाइनल लोगे, ये करेंगे। तो आर परपेंडिकुलर तो इसकी रेडियस हो गई, तो ये हो गई आर, ये हो गया एम और ये हो गया वी नॉट, और ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट की वैल्यू है वी नॉट बाई 2r, आगे लिख लेंगे। आर परपेंडिकुलर अभी भी आर है, ये एम है और फाइनल वेलोसिटी वी डैश है, प्लस आई सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा फाइनल क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल लिखेंगे ओमेगा डैश, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या क्या काट सकते हैं, m काट सकते हैं और r काट सकते हैं, m r काट दिए। तो यहाँ क्या बचा, वी नॉट बचा, यहाँ बचा वी नॉट। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट के जगह वी नॉट बाई 2r लिख सकते हैं। तो वी नॉट बाई 2r, r और r कैंसिल हो गया तो वी नॉट बाई 4 हो गया, तो वी नॉट बाई 4। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, ये वी नॉट बाई 2r लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वी नॉट बाई 2r अगर लिखोगे, वी नॉट बाई 2r, तो एक r, ये r कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों गुणा हो गया, तो वी नॉट बाई 4 हो गया, बराबर यहाँ पे v डैश है तो v डैश रखो, यहाँ क्या है, यहाँ पे ओमेगा डैश r बाई 2 है, तो ओमेगा डैश r की वैल्यू v डैश है, तो यहाँ पे v डैश बाई 2 लिख सकते हैं। बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तो v डैश बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 5/4 v नॉट इक्वल्स टू 3/2 v डैश। तो अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा जाए कि क्या होगी जब रोलिंग स्टार्ट होगा, तो आप सीधा ये इक्वेशन लगा देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए तो फिर आप इसको रिप्लेस करेंगे एंगुलर में, क्योंकि ये तो एंगुलर है, ये भी एंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी निकल आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो केवल
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आप कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसान से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो v डैश की वैल्यू क्या आ गई, इसको काट दो, तो v डैश की वैल्यू आ गई 5/6 v0, ये आ गए फाइनल वेलोसिटी। अब आप यहाँ से काम आसानी से टाइम निकालना था, तो टाइम के लिए आपको तो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस म्यू जी टी। तो टाइम के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम पूछा जा रहा है, स्पीड नहीं। अगर स्पीड पूछा जाता तो खत्म हो गया यहीं पर ही, ठीक है। तो v डैश की वैल्यू क्या हो गई, v डैश की वैल्यू हो गई 5/6 v0, ठीक, v0 माइनस म्यू जी टी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो म्यू जी टी बराबर 6 में से 5 या 1 बराबर v0/6, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ v0 को इससे माइनस 5/6 v0 से, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया तो 1, तो v0/6 और यहाँ से म्यू जी को डिवाइड कर दीजिए बाय 6 म्यू जी, देखिए आ गया आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन, ये वाला स्टेप तब लगाओगे जब आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए, जब रोलिंग स्टार्ट हो गया तब बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये पूछा जाए, तो आप सीधा सीधा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। और किसके अबाउट कंजर्व होगा, हमेशा इस पॉइंट के अबाउट होगा, या इसके किसी भी लाइन पे आप कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि r क्रॉस p में r परपेंडिकुलर तो हमेशा रेडियस ही होगा, तो चाहे आप यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहीं भी लें, r परपेंडिकुलर तो वही आएगा। और सेंटर ऑफ मास पे घुस के आप लेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अंदर जब आप चाहे चले जाएंगे तो आई सेंटर ऑफ मास तो वही होगा, चाहे आप किसी के अबाउट लो। और ओमेगा आप बस देख लेना कि ओमेगा की डायरेक्शन इधर है या इधर है, इधर होगी तो माइनस हो जाएगा, कोई एक को प्लस लोगे दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा, समझ आया। तो ये था मेथड 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में यूं ही प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आप कंजर्वेशन लिख पाए। तो आइए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इसका मास m है, रेडियस r है, और ये इसको ले लेते हैं सॉलिड स्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर आप इसको ऐसे घुमाकर, उल्टा घुमाकर ऐसे आप छोड़ देते हैं तो आपको बताना है कितने ओमेगा पर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, या रोलिंग स्टार्ट होने पर ओमेगा क्या होगी, ये सवाल है। तो इसको ज़रा फील करो पहले कि रोलिंग स्टार्ट कैसे होगी। देखिए ये इधर ओमेगा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, देखना ध्यान से, इधर होगी v0 और इधर घूमकर ही आ रहा है ओमेगा r, ओमेगा नॉट r से, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ कि इसकी भी वैल्यू है v0/r दिया हुआ है, तो क्या रोलिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है रोलिंग। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई 2v हो गई, तो आगे की तरफ वो फॉरवर्ड स्लिप कर रहा है, तो फॉरवर्ड स्लिप करेगा तो इसकी फ्रिक्शन की किधर की ओर लगेगी, पीछे की ओर लगेगी, ठीक है, पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगी और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। उसके बाद ये आगे की बात तो पता ही है आपको, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को कम करेगा और इधर एंगुलर वेलोसिटी घुमाएगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, ठीक है, तो इधर बाद में इधर घुमाने वाला है। तो यही चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फ्रिक्शन इसको चेंज कर इसकी वेलोसिटी v डैश कर देता है। तो क्योंकि रोलिंग स्टार्ट हो रहा है तो 100% इसकी ओमेगा इधर ही होना पड़ेगा, इधर होना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू 100% v डैश बाई r होना पड़ेगा। इसको v डैश ओमेगा डैश कर दो, चलो ओमेगा डैश, ठीक है। तो ओमेगा डैश इज v डैश बाई r होना ही पड़ेगा, नहीं तो रोलिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक इक्वेशन में काम खत्म कर दूंगा, क्या, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज कंजर्व कर दूंगा मैं। कौन सा ए होगा, यहीं ले लेता हूँ या यहाँ ले लेता हूँ, कहीं भी ले लो, तो मैं इसके अबाउट ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अबाउट क्या लिखेंगे, सबसे पहले एम वी आर क्रॉस पी लिखेंगे। तो आर क्रॉस पी क्या होता है, एम वी आर जैसा होता है। तो आर वेक्टर कैसा है, आर वेक्टर ऐसा है, और पी वेक्टर कैसा है, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आर क्रॉस पी में इधर आ रहा है, ठीक। तो इस डायरेक्शन को मैं प्लस ले लेता हूँ इधर क्लॉकवाइज को, तो क्या लिखेंगे, एम वी आर, आर परपेंडिकुलर आर ही होगा, तो किस दिशा की ओर है, इधर है, तो इसको प्लस ले रहा हूँ मैं।
अब आई ओमेगा जब लिखोगे, आई सेंटर मास ओमेगा, तो ये देखो ये बाहर की ओर आ रहा है और ये अंदर की ओर था, तो इसको प्लस लिए हैं तो ये बाहर माइनस होगा, तो माइनस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा नॉट बराबर, बाद में ये दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो एम वी डैश आर प्लस आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा डैश। क्योंकि आपको ओमेगा डैश निकालना है तो मैं वी डैश को रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, एम ओमेगा नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी क्या लिखोगे, ओमेगा डैश आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इधर क्या लिखोगे, 2/5 और ये 1 है, तो 5 में से 2 गया तो 3, 3/5 3/5 ओमेगा नॉट बराबर, अब ये क्या होगा, 5 और 2 7 हो गया, तो 7/5 ओमेगा डैश, सारे तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या हो गई, 3/7, तो ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू 3/7 ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कितना आसान हो गया, देखो यहाँ पे कोई भी फोर्स टॉर्क कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, ठीक। ये इधर की ओर था और ये इधर की ओर था, इसलिए ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक। अब सुनो ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन, यानी कि इम्प्योर रोलिंग, जब भी इम्प्योर रोलिंग होगी तो इम्प्योर रोलिंग में सिर्फ आप एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे कैसी है, काइनेटिक है। तो यही मिस्टेक हो सकता है, मैंने आपको रोलिंग में फ्रिक्शन दिखाया और बताया कि इसका वर्क डन 0 है, पर यहाँ पे इस फ्रिक्शन का वर्क डन 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये फ्रिक्शन काइनेटिक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो स्लिपिंग हो रही होगी पूरे टाइम, स्टैटिक होता तो वर्क डन 0 होता। तो रोलिंग इसके बाद अगर मान लो फ्रिक्शन लग रहा होगा, वैसे तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, पर अगर फ्रिक्शन लग भी रहा होता और रोलिंग हो रही है प्योर बिना स्लिपिंग के, तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा। लेकिन अभी यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक है, तो अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। तो नोट करके लिख लो, नंबर 1, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब आप u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल नहीं कर सकते आप। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखोगे फिर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखोगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, तो फाइनल होगा हाफ, क्योंकि रोलिंग हो रहा है और ऑन ग्राउंड हो रहा है, तो तब आराम से लिख सकते हैं। वैसे मैं लिख देता हूँ जनरलाइज वाला, हाफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, तो ये फाइनल हो गया, ठीक है, ये फाइनल हो गया। अब इसको इनिशियल से माइनस कर दो, तो हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास ओमेगा ऐसे, इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। और दूसरा नोट क्या करना है आपको, कि आप लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, इज नॉट कंजर्व। क्यों नहीं कंजर्व हो रहा है, रेखीय संवेग का संरक्षण नहीं कर सकते, रेखीय संवेग का संरक्षण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे घर्षण जो है वो काइनेटिक है, फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज
काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, और मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन होने के कारण आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, लेकिन लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो हो रहा है, तो नेट टॉर्क जीरो होने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। और फ्रिक्शन काइनेटिक है फिर भी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, तो टोटल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी में क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज आ ही नहीं रहा, ऊपर हाइट वाइट तो जा ही नहीं रही है, अगर ये ऊपर भी जा रहा होता तो फिर आप पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज लिखते, ठीक है। चलिए, तो और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होता है इम्प्योर रोलिंग में, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इम्प्योर रोलिंग पे, ये बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने एक डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। सवाल क्या है, ये एक रिंग है m मास r रेडियस का, और ये एक बहुत ही लंबी प्लैंक है, बहुत लंबी प्लैंक है, मैंने यहाँ तक ही बनाया है, प्लैंक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। अब एक रिंग को आप ऐसे फेंक देते हैं, बस v नॉट वेलोसिटी से फेंक दे रहे हैं, ठीक, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया आपने, बस v नॉट वेलोसिटी देकर फेंक दिया। अब सवाल ये है कि अब टाइम बताइए जब ये इसके ऊपर रोल करने लगेगा, ठीक, तो क्या ये रोल कर सकता है, वो भी देख लेंगे। तो सवाल है फाइंड टाइम व्हेन रोलिंग स्टार्ट, फाइंड टाइम व्हेन रोलिंग स्टार्ट्स, व्हेन रोलिंग ऑफ रिंग स्टार्ट्स। सवाल समझ में आया, समय ज्ञात करें जब इस चूड़ी का लोटनी गति शुरू होता है, ये सवाल है, ठीक। अच्छा, तो इसका भी मास देना चाहिए मुझे, तो इसका मास ले लेते हैं, इसका भी मास m ले लेते हैं, इसका भी मास m है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये रेस्ट पे था और ये v नॉट वेलोसिटी पे था, तो जैसे आप इसको आगे फेंकेंगे वैसे ही इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट होगी, और इसके नीचे वाले की वेलोसिटी जीरो है। पर जैसे ही आगे बढ़ेगा इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगेगा, क्योंकि इनिशियली जीरो है और वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी रोटेशन मोशन तो है ही नहीं, तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, v नॉट है, तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे स्लिपिंग शुरू होगी वैसे ही फ्रिक्शन आ जाएगा, तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, ऐसे फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये काइनेटिक होगी। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है ये इस रिंग को लगेगा, इधर रिंग को इधर लगेगा, इधर कितना लगेगा, म्यू इंटू एम जी, क्योंकि नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये इसको अल्फा देगा, सेंटर के अबाउट देखोगे तो टॉर्क देगा, तो अल्फा देगा, और इसकी वेलोसिटी को कम भी करेगा, ये जो मैंने आपको पीछे बताया अभी आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन इसको इस पर मिलेगा प्लैंक पर, तो प्लैंक पर भी यही फ्रिक्शन लगेगी काइनेटिक वाली। तो प्लैंक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे, ये प्लैंक है, तो प्लैंक पर एक फोर्स लग रहा है इधर ऐसे, ठीक, और ये नीचे फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर इधर की ओर ये एक्सेलरेट करने लगेगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, सही है। तो पता करते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। तो पहले ट्रांसलेशन लिखोगे तो क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशनल इक्वेशन F इक्वल्स टू एम ए, तो F क्या होगा, म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो m और m कैंसिल हो गया, तो A इक्वल्स टू म्यू जी आ जाएगा, A इक्वल्स टू म्यू जी, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, तो F के इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैंक
इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। तो इसकी भी म्यू mg रहेगी और इसका भी मास मैंने आसानी के लिए यही ले लिया था, आसान करने के लिए दोनों का मास सेम ले लिया था। ठीक, तो इसीलिए मास और मास कैंसिल हो गया। अगर सेम नहीं होगा तो यहाँ पे मास इसकी आएगी, लेकिन मास जब डिवाइड करोगे तो प्लैंक का मास लोगे। ठीक है, ये प्लैंक का मास लेते हैं यहाँ पे। ठीक, पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर आ गया, इसलिए मैंने लिया था। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब सुनो, अब जब रोलिंग स्टार्ट होगी, ये बहुत बड़ा प्लैंक है। ठीक है, बहुत ही बड़ा प्लैंक है, ताकि रोलिंग होने का समय मिल जाए उसको। ये मत सोचना कि छोटा सा तो नीचे गिर जाएगा, बड़ा सा है, लॉन्ग दिया हुआ है सवाल में। तो जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इसको मैं यहाँ तक बना देता हूँ ऐसे। तो मान लीजिए ये इसका रिंग, जब रोलिंग स्टार्ट हो रही है, तो रोलिंग स्टार्ट होने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं v डैश, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी आना तय है ओमेगा डैश। लेकिन अब आप ओमेगा डैश इज नॉट इक्वल्स टू v डैश बाय आर। अब ये आप नहीं बोल सकते ना, ये इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लैंक के ऊपर चल रहा है और प्लैंक भी चलने लगेगा, क्योंकि प्लैंक पर भी फोर्स लग रहा है और नीचे कोई रोकने वाला नहीं है, तो प्लैंक भी चलने लगेगा। तो अब इसके बराबर नहीं बोल सकते आप। ठीक है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, वीपी हो जाएगी बाद में। तो मैं यहाँ डायग्राम से दिखा देता हूँ। जब रोलिंग स्टार्ट हो रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी वी डैश, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, और ये किसके ऊपर रोल कर रहा है, एक प्लैंक के ऊपर जिसकी वेलोसिटी है वीपी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टॉर्क की इक्वेशन लिखो। तो रोटेशनल इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, फ्रिक्शन इंटू आर, टॉर्क हो गया एफ के इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। तो एफ के क्या होता है, म्यू एम जी फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, तो एम आर कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू जी बाय आर इक्वल्स टू अल्फा, म्यू जी बाय आर इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, अब सुनिए, लेट आफ्टर टी टाइम रोलिंग स्टार्ट्स, रोलिंग स्टार्ट हो रहा है टी टाइम पे। तो जब टी टाइम पे रोलिंग स्टार्ट हो रहा है तो v डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, u कितना है v नॉट, और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है तो माइनस म्यू जी इंटू टी। क्योंकि देख रहे हो इसकी एक्सेलरेशन इधर है पर वेलोसिटी इधर है, समझ रहे हो ना, इसकी एक्सेलरेशन इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है। ठीक है ना, ये वेलोसिटी है, तो इसीलिए दोनों का प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो अब समझ गए होंगे, बहुत बार कर चुके। अच्छा, अब फाइनल वेलोसिटी के बारे में क्या लिखेंगे, ओमेगा डैश इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा की वैल्यू 0 है प्लस अल्फा। अल्फा क्या लिखोगे, ये लिखोगे, तो अल्फा कितना है, म्यू जी बाय आर इंटू टी। ठीक है, ये सेकेंड, ये फर्स्ट। अब रोलिंग की कंडीशन में आपको एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, इधर की वेलोसिटी क्या है v डैश, और इधर की वेलोसिटी क्या है ओमेगा डैश आर, और इधर की वेलोसिटी क्या है vp। तो क्या लिखेंगे, v डैश माइनस ओमेगा आर इक्वल्स टू vp। ये होगा, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम निकल आएगा। तो v डैश की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ओमेगा डैश की वैल्यू यहाँ से रख देंगे और vp निकाल लेंगे। अब vp भी नहीं पता आपको, तो vp कैसे निकालेंगे, तो vp के लिए आप करेंगे vp इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ p इंटू टी। तो एक्सेलरेशन ऑफ p क्या है, म्यू जी टी, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, पुली प्लैंक की वेलोसिटी, तो ये फोर्थ है, इसको यहाँ डाल दीजिए, सभी की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, आंसर
निकल आएगा। ठीक है, तो ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर है आसान, सिर्फ इक्वेशन आप साफ साफ लिखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। नया क्या सीखे इसमें कि ओमेगा डैश वी डैश बाई आर नहीं लिखना है, और दोनों की फाइनल वेलोसिटी आप इसको टी टाइम के बाद निकालते हैं, तो वेलोसिटी रिप्लेस करते हैं, एक्सेलरेशन नहीं करते, तो वेलोसिटी उस टाइम का ये लिखेंगे। ठीक है, बस तो यहाँ पर आपका इम्प्योर रोलिंग और रोलिंग के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं। अब एक एंगुलर इम्पल्स का काम आएगा, कोलिजन का भी काम होगा, है ना, कोलिजन में कैसे वो घूम रहा है रॉड, और गेंद जो ग्राउंड से हिट होके जाएगी वो भी हम लोग देखेंगे। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में कोलिजन और कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में एंगुलर इम्पल्स कैसे देखते हैं ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।